नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, आज कुछ नया पढ़ते हैं। तो आप सभी का स्वागत भी कर लेते हैं इस पाठशाला में। तो इसमें जो हम आज को पढ़ाएंगे आपको वो है पॉलिटी से आपने शब्द सुने होंगे मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद का विस्तार क्या है और कैसे क्या ये काम करता है, इसको आज समझना जरूरी है। तो मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इन सबको हम अलग अलग आज डिस्कस करके पढ़ेंगे। तो पहले हम पहुंचते हैं कि हमारे भारत में एक संसदीय व्यवस्था है, जानते हैं आप। इस संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिपरिषद। और ये संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है और कार्यपालिका का जो हेड होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। अब हमने आपको इससे पहले राष्ट्रपति के वीडियो में बताया था कि राष्ट्रपति अपने कार्य जो शक्तियां हैं या तो स्वतंत्र हैं या अधीनस्थ हैं। तो स्वतंत्र कार्य तो वो खुद करते हैं और अधीनस्थ हैं वो करवाते हैं, यानी वो मंत्रियों की सहायता से, यानी मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य करते हैं। तो मंत्रिपरिषद कैसे बनता है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 74 में हमारा मंत्रिपरिषद का जिक्र किया है, मंत्रिपरिषद होगा। और अनुच्छेद 75 में भी बिल्कुल यही है कि ये मंत्रिपरिषद है, इसके उपबंध बताए गए हैं। प्रधानमंत्री क्या करेगा, शक्ति क्या होंगी, बाकी वगैरह वगैरह जो कुछ भी होता है, निर्वाचन, शपथ, सारी चीज़ों का वर्णन उसमें बताया गया है। तो इसमें क्या है कि हमें ये समझना पड़ेगा, पूरा मंत्रिपरिषद के लिए अनुच्छेद 74 और 75 जानना जरूरी है। अब इसको जानने के लिए जो क्या है कि अनुच्छेद 75 में जो राष्ट्रपति को पावर दी गई है, किसकी, मंत्रिमंडल की। तो यहाँ पर हम कहते हैं, अगला स्टार लगा के लिखते हैं कि मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता, वो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। अब इन सबकी नियुक्ति, यानी अब यहां पर करते हैं नियुक्ति की बात। इन सबकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करेगा, चाहे वो पीएम हैं या मंत्री हैं, कोई भी, सबकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करता है। यहां पर ये चीज समझने के बाद हमें ये समझना पहले महत्वपूर्ण होगा कि इसमें योग्यताएं क्या होती हैं। यानी मंत्री बनने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होना जरूरी है। तो यहां पर जो हमारे पास विशेष योग्यता ये होगी कि वह तो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि किसी कंडीशन में, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, लोकसभा का चुनाव हार गया है और वो मंत्री बनने लायक है, तो उसे कैसे बनाया जाएगा, तो उसे मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन 6 माह के अंदर उसे राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनकर दिखाना होगा। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोकसभा से चुनाव हार गया है
और तो उसे क्या करना होगा कि मंत्रिपरिषद उसे देना है या मंत्री बनाना है, तो मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन यही है कि 6 माह के अंदर उसे राज्यसभा और लोकसभा द्वारा उसे सदस्य बनना होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं। अगर वो मंत्री बन गया तो शपथ क्या लेगा, किसके सामने शपथ लेगा? तो शपथ जो है राष्ट्रपति ही दिलवाएंगे। अब पूरे मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष है, हेड है, वो तो प्रधानमंत्री है, और लेकिन जितना भी चयन होता है वो सब प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन पीएम की सलाह पर, यहां पर आप ध्यान रखेंगे, पीएम की सलाह पर वो जिसको बताएंगे उसे मंत्री बनाया जाएगा। शपथ हमने कह दिया कि शपथ हमें राष्ट्रपति दिलेंगे, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही लेंगे किसी भी मंत्री का। तो एक और यहां पर चीज है कि अगर हटाना पड़े, इस्तीफा लेना पड़े, हटाना पड़े, जबरदस्ती हटाना, ये भी अधिकार हमारे राष्ट्रपति का ही है, लेकिन इसमें सब में पीएम की सलाह मंजूर होती है, पीएम की सलाह पर। इतनी बात हमने जान ली। हमने अनुच्छेद 74 और 75 में नियुक्ति, योग्यताएं, शपथ, त्यागपत्र, और इसमें एक और शब्द होता है उत्तरदायित्व। ये समझना बहुत जरूरी है। उत्तरदायित्व क्या है कि मंत्रिपरिषद का जो उत्तरदायित्व होता है, तो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होंगे। अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि मंत्री तो हमने राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से बना दिए, तो क्या राज्यसभा का जो मंत्री है वो भी लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगा? बिल्कुल होगा, चाहे वो लोकसभा का है, चाहे लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन उत्तरदायी लोकसभा के लिए ही होगा। अब लोकसभा के लिए इसलिए होगा कि लोकसभा जो है जनता का सदन गिना जाता है, और जनता का सदन हमें जो है लोकसभा होता है, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। अब जनता की जब जिम्मेदारी लेंगे तो वो लोकसभा के लिए ही होगी। यहाँ पर एक चीज़ और होती है, व्यक्तिगत अगर उत्तरदायी अगर होगा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, तो वो सीधा राष्ट्रपति को होगा। इतनी बात हमें समझ ली कि हमने मंत्री बनाया, संसद परिषद बनाई, और उसमें हमने ये देख लिया कि पहले मंत्रिपरिषद हुए, उसमें मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है प्रधानमंत्री होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पीएम की सलाह पर योग्यताओं या तो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, और मंत्री बना दिया गया है तो उसे 6 माह के अंतर में उसे लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि वो नहीं जीता है तो शपथ उसको राष्ट्रपति दिलवाएंगे, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति लेंगे, हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति का होगा पीएम की सलाह पर। उत्तरदायी जो है दोनों लोकसभा के लिए होंगे। यहाँ पर एक शब्द और देख सकते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी जो है लोकसभा के लिए होंगे, और व्यक्तिगत तौर पर जो उत्तरदायी होंगे वो राष्ट्रपति के लिए होंगे। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि पीएम कैसे बनेगा, पीएम कौन बनेगा। तो ये वाली जो बात हम अगली वीडियो में बताएंगे आके, बहुमत दल का नेता ही मुख्य प्रधानमंत्री चुना जाएगा, और ये राष्ट्रपति चयनित करेगा। अगर इसी कंडीशन में, अगर 2-3 कंडीशन इसके भी साथ हैं कि यदि त्रिशंकु बन रहा हो,
किसी का पूर्ण बहुमत न हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति जो है अपने स्वविवेक से दोनों में से किसी को भी बुला सकता है, ये कंडीशन। तीसरी कंडीशन है, अगर बहुमत दल के नेता में ही, बहुमत पार्टी में ही, बहुमत दल की पार्टी में ही दो दावेदार हैं, तो जिसको चाहेगा उसको बुला लेगा, ये सोचेगा कि कौन अच्छा परफॉर्मेंस कर देगा। ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को इतने अधिकार प्राप्त हैं। तो इतनी बात हमने बता दी। अब जो मुख्य बात आ गई वो तो अभी समझ में आई नहीं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या है। तो इसके लिए अब हम इसको साफ करते हैं, तब आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल बताते हैं। तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब मंत्रिपरिषद 3 भागों में कैसे विभाजित होगी वो देखें। तो हमने यहां पर लिखा मंत्रिपरिषद, यहीं से हम नीचे गिरा देते हैं इसको। मंत्री परिषद, तो इस मंत्रिपरिषद के 3 भाग कर लीजिएगा आप। तो पहले, दूसरे और तीसरे। पहले भाग को लिखिए कैबिनेट मंत्री, दूसरे में लिखिए राज्य मंत्री, और तीसरे में लिखिए उप मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री क्या है, राज्य मंत्री क्या है, उप मंत्री क्या है और मंत्रिपरिषद क्या है, इसको आप समझना, एक एक देखेंगे। इसमें समझेंगे पहले कि कैबिनेट मंत्री जो हैं वो होते हैं जिन्हें बड़े मंत्रालय दिए जाते हैं, बड़े मंत्रालय मिलते हैं। यहां पर ये भी कह सकते हैं कि पार्टी के वरिष्ठ लोग शामिल होते हैं, जो मुख्य होते हैं। कैबिनेट मंत्री वही बनते हैं जो पार्टी में वरिष्ठ लोग होते हैं। उस वरिष्ठ लोगों में क्या करते हैं कि जिन्होंने बड़े मंत्रालय लिए हैं, चाहे बड़े मंत्रालय में आप देख सकते हैं वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, और एक और होता है यहाँ पर विदेश मंत्रालय है, और रक्षा वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय इत्यादि। ऐसे जो हैं ये मंत्रालय हमेशा कैबिनेट मंत्रियों को जिनको मिलते हैं उन्हें कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है। दूसरा राज्य मंत्री देखते हैं, इनको 2 भागों में विभाजित करते हैं। राज्य मंत्री एक वो होते हैं जो कैबिनेट की मदद करते हैं, कैबिनेट की सहायता करते हैं, और एक वो होते हैं स्वतंत्र प्रभार। इसका मतलब ये हो गया कि राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की मदद तो करते ही हैं, उसमें 2 प्रकार के हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री हो गए जो सीधी सीधी इनकी मदद करते हैं, और एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार। ये मतलब होता है इनको पूरा अधिकार होता है अपने डिपार्टमेंट का, इन्हें छोटे विभाग दे दिए जाते हैं। इन्हें लगभग कैबिनेट का ही मान के चलते हैं, कैबिनेट के ही सदस्य माने जाते हैं, लेकिन जब तक नहीं बुलाया जाए तब तक इन्हें पूरा अधिकार होता है, यानी इनकी पावर इनसे ज़्यादा होती है। उप मंत्री क्या होते हैं, ये प्रशासनिक, शासनिक और राजनीतिक तौर पर इनको मदद करते हैं और इनको मदद करते हैं। उप मंत्री जो होते हैं वो राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की मदद के लिए होते हैं, लेकिन वो प्रशासनिक और राजनीतिक आपकी मदद करेंगे। तो ये तो बातें हमें समझ में आ गई मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में हमारे पास 3 प्रकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं जिन्हें बड़े मंत्रालय मिलते हैं, राज्य मंत्री उन्हें होते हैं जो जिसमें स्वतंत्र प्रभार होता है और एक उनकी सीधी सीधी मदद करते हैं। उप मंत्री वो होते हैं जो प्रशासनिक और राजनीतिक तैयार करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि आपने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल सुना होगा।
अब हाँ, यहां पर पूरी बात बता देते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर जानना जरूरी है। देखिए, इसमें मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री आते हैं, सभी मंत्री, पीएम, कैबिनेट प्लस राज्य मंत्री प्लस उपमंत्री, सभी। और मंत्रिमंडल में सिर्फ पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री। मंत्रिमंडल की बात क्यों कही गई? देखिए, यह बात जानना जरूरी है। मंत्रिमंडल ये था कि मंत्री जब भी प्रधानमंत्री अपनी मीटिंग करेगा तो उस समय अपने वरिष्ठ लोगों को बुला करके अपनी मीटिंग कर लेगा, क्योंकि हर बार मीटिंग के लिए इतने लोगों को बुलाना और इकट्ठा बैठाना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा 4 6 10 लोग जो हैं वो अपना निर्णय ले लेते हैं, बाकी सब में इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेज देते हैं। तो यहां पर एक और चीज है, इसका वर्णन हमने आपको भी बताया था, संविधान में अनुच्छेद 74 और 75 में दिया गया है। लेकिन इसका वर्णन जो है मूल संविधान में नहीं था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। यानी हर बार इतनी बड़ी मीटिंग बनाने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, तो ये हमने क्या किया कि उसी समय ये बना लिया। तीसरा अंतर हम अगर इसमें देखते हैं कि इनको निर्णय लेने की पूरी क्षमता होती है, निर्णय लेने का अधिकार होते हैं, निर्णय का अधिकार होता है इन्हें। इधर क्या है कि जो बाकी बचते हैं वो इन सभी का फॉलो करते हैं, जो निर्णय आएंगे वो उन सभी करेंगे। तीसरी चीज ये कर सकते हैं कि इसमें कम सदस्य होते हैं, यानी 10 से 20 होते हैं। इसमें सारे सदस्य होते हैं, 70 से 80 सदस्य सभी हो सकते हैं। ये आपका मूल अंतर समझ में आ गया होगा। मंत्रिमंडल में यह है कि बहुत कम लोग होते हैं, वरिष्ठ लोग होते हैं, प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर एक चीज और देख लेते हैं कि इसका जो विस्तार जो हुआ वो कैसे हुआ। 91 संविधान संशोधन 2003 में संशोधन में यह बताया गया कि मंत्रियों की जो संख्या है, मंत्री की संख्या 15% होगी। अब 15% होगी, अब वो किसकी होगी? तो यहां पर लिखेंगे लोकसभा का 15%, यानी 545 का 15% लगभग 81, अधिकतम मंत्री 81 बनाए जा सकते हैं। इतनी हमने बात सीख ली कि अगर मंत्रियों की जो परिषद है वो कितने मंत्री इकट्ठे किए जा सकते हैं, तो अधिकतम मंत्री जो इकट्ठे किए जाएंगे, बनाए जा सकते हैं, तो 81 बनाए जा सकते हैं। अब हमने ये बात जान ली कि 91 संविधान संशोधन में इसको बताया गया। अब चलते हैं आगे। अब इतना जब काम हो गया तो मंत्रिपरिषद का और क्या काम है, मंत्रिपरिषद के कार्य क्या क्या हैं। तो मंत्रिपरिषद जो बनाया गया है, इतनी बड़ी संसदीय व्यवस्था चलाने के लिए कोई चुनिंदा 4 लोग चला सके सरकार, ऐसा नहीं है। ऐसे में क्या है कि मंत्रिपरिषद के कार्य दिए गए हैं, तो जितना भी आप प्रशासनिक संबंधी जो देखते हैं वो सब कार्य मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करते हैं विधेयक बनाना, ये मंत्रिपरिषद के ही काम होते हैं कि नए नए जो विधेयक कानून होते हैं उनको बनाना। दूसरी चीज नीति बनाना, विकास के कार्य करना, विदेशी रणनीति बनाना,
मुद्रा संबंधी संज्ञान लेना, ये जितने भी काम हैं जो भी आप देखते हैं मंत्रिपरिषद लोकसभा को आप अच्छे से समझते हैं तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। जो काम हैं जो सब मंत्री के होते हैं, अब इनको बनने के लिए हम एक चीज़ जानना जरूरी है कि मंत्रिपरिषद जब सारे काम कर लेते हैं तो इसमें खास बात क्या है। तो हमने खास बात तो यही है कि पूरे प्रशासन को चलाने का जो जिम्मा होता है वो सब लोकसभा के जो या राज्यसभा के जो मंत्री हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। अब कभी आपने एक शब्द और सुना होगा, उस शब्द के भी जिक्र कर देते हैं, वो है आपका किचन कैबिनेट। अब किचन कैबिनेट क्या था? किचन कैबिनेट वो है कि जहां पर कुछ विशेष लोग ही, ये हमारे मीडिया का दिया हुआ शब्द है, आप जान लेंगे कि किचन कैबिनेट कोई संविधान का शब्द नहीं है। किचन कैबिनेट का मतलब है कुछ खास लोग ही निर्णय ले लेते हैं, लोग निर्णय ले लेते हैं। कुछ ऐसे मंत्री हुए जो खुद खास लोग ही निर्णय ले लेते हैं घर में बैठ करके, जिसमें कुछ कैबिनेट मंत्री बुला लिए, खुद पीएम हो गए, घर परिवार के सदस्य हो गए, मिला करके उन्होंने निर्णय ले दिया, उठा करके सभी मंत्रियों में या लोकसभा में भेज दिया। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो किचन कैबिनेट है ये जो संविधान का शब्द नहीं है, इसे बनाया गया है। किचन कैबिनेट का मतलब है कि जो कुछ है वो अपनी खिचड़ी पका ली अकेले अकेले, किसी को मंत्रिमंडल या बैठक की जरूरत नहीं समझी, जो निर्णय देना है वो खुद कर लिया। तो इतनी जो बात हमने आज इसमें से देखी थी वो यही थी कि जितने भी शब्द हैं इससे संबंधित क्वेश्चन हैं। तो हमने कौन कौन से क्वेश्चन हैं कि मंत्रिपरिषद क्या है, तो मंत्रियों के समूह को प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहती हैं। कैबिनेट मंडल किसे कहते हैं कि जिसमें मंत्री और वरिष्ठ मंत्री मिले, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्री मिले होते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। राज्य मंत्री जो कैबिनेट की मदद करते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं। उप मंत्री जो कैबिनेट की और राज्य की दोनों की मदद करते हैं, प्रशासनिक और राजनयिक मुख्यमंत्री होते हैं। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो 74 और 75 में बताया गया। किचन कैबिनेट हमने आपको जिक्र ही कर दिया। शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। त्यागपत्र कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। किसके लिए उत्तरदायी होंगे? लोकसभा के लिए उत्तरदायी होंगे। इनकी योग्यता क्या होगी कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य में से किसी एक सदन के सदस्य होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो अगले 6 महीने में उनको होना होगा। उत्तरदायित्व तो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए। अगर बस इसके बाद हम और क्या देख सकते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो हमने आपको लगभग सब बता दिए। हाँ, इसमें एक पॉइंट विशेष जरूर है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और वो पारित हो जाए तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। यानी ऐसा नहीं है कि जिसके खिलाफ आया है वही मंत्री पद छोड़ेगा, पूरे मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आपको समझ में आएगा, पूरे मंत्रिपरिषद यानी सभी प्रधानमंत्री समेत। तो यहां पर इसलिए क्योंकि हम सामूहिक रूप से लोकसभा की सभी जिम्मेदार होते हैं, इसलिए ये सबको इस्तीफा देना पड़ता है। तो हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन, अगर आपका कोई शब्द ऐसा हो जो टर्मिनोलॉजी समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम आपको अगले वीडियो में आपको ज़रूर बता देंगे। तो आप ऐसे ही करके जो वीडियो हैं उनको देखते रहिए। पुराने वीडियो जो हमने बनाए हैं उनमें देख लीजिएगा, और जो हिंदी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनकी हिंदी की प्लेलिस्ट में चले जाएं। हिंदी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आप उसे देख लीजिएगा। और अगर कहीं दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम आपसे मिलते रहेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।